आजकल का सबसे बड़ा सवाल कि बैकलॉग्स को कैसे कवर करें। सच बताऊं तो ये वर्ड ही तुम्हारी डिक्शनरी में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। नीट जैसे बड़े एग्जाम के लिए तुम करने वाले हो, पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए, और एक ये छोटा वर्ड जो तुम्हारी प्रिपरेशन को हैम्पर कर रहा है, बैकलॉग्स, इसको हटा दो। सबसे बड़ा आंसर बैकलॉग्स कवर करने का है नॉट टू क्रिएट बैकलॉग्स। बट अब तुमने बैकलॉग्स क्रिएट कर ही दी है, तो अब हम ही आप लोगों को सोल्यूशन बताएंगे। सो वेलकम बैक टू नीट आई क्वांटा गाइस, कैसे हैं हम सब। माय नेम इज कृति, आई एम ए केमिस्ट्री एजुकेटर। आज की वीडियो में ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो शायद एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हाउ टू कवर बैकलॉग्स इन केमिस्ट्री फॉर योर नीट। चलो इसको समझते हैं। अब अगर बात करें, सबसे पहले जो मैं बोल ही चुकी हूँ कि बैकलॉग्स मत क्रिएट करो यार, मत बनाओ बैकलॉग्स, अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट इफ़ यू हैव क्रिएटेड इट, तुम लोगों ने बना ही दी है, सो प्रायोरिटाइज करो हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले। जैसे अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री में, सो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक्स है जो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ पेपर में आने वाले नहीं है, वो तुम्हारा बेसिक्स भी क्लियर करेंगे। मतलब वो तुम्हारे आगे की जर्नी में, आगे के चैप्टर्स में हेल्प करते हैं। सो सबसे पहले उनको सॉर्ट आउट कर लो और उनको अच्छे से समझ लो। जैसे कि ऑर्गेनिक में बात करें, सो वी हैव जीओसी, हाइड्रोकार्बन, और ये एल्डिहाइड कीटोन्स तो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक के लिए, तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन को अगर तुम अच्छे से समझ लोगे तो तुम्हारा आगे के ऑर्गेनिक चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, आई वुड लाइक टू ऐड वन चैप्टर जो शायद तुम्हारी एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं होता है, बट जब भी तुम किसी नीट कोचिंग में जाओगे या जब हमारे पास पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, हम एक चैप्टर कराते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। बेसिकली 12th की ऑर्गेनिक से स्टार्ट करने से पहले हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, और इसी को समझने के लिए हमें काफ़ी टाइम भी लगता है। तो अगर ये तुम्हारा क्लियर है तो तुम्हारी आगे की 12th ऑर्गेनिक सॉर्ट है। सो वी हैव रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको तुम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो मैं बोलूंगी जीओसी, हाइड्रोकार्बन और रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। बाकी सभी ऑर्गेनिक के चैप्टर इससे लिंक्ड है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो हम कभी भी केमिकल बॉन्डिंग को नहीं भूलेंगे। और वन मोर थिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑल्सो। लोग ना पीरियोडिक प्रॉपर्टी को वेटेज नहीं देते, बट एक्चुअली क्या है, ये बेसिक्स है जो हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन सभी में हेल्प होता है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है बहुत इजी चैप्टर जो आप 9th एंड 10th में भी कवर करते हैं, बट आपको ये 11th स्टैंडर्ड में भी अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि जो इसके ट्रेंड्स हैं वो आगे काम आने वाले हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और ये तो हमारा बहुत फेवरेट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिजिकल में बात करें तो ये जो चैप्टर है ना, मूल कॉन्सेप्ट, या तुम्हारी एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये सारे तुम्हारे फॉर्मूला बनाता है। जितनी भी तुम आगे की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो मूल कॉन्सेप्ट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं जिससे तुम्हारे फाउंडेशन क्रिएट होगा, तुम्हारा एक नीश, एक एक नींव जनरेट होगा जहाँ से तुम चीज़ों के बारे में और अच्छे से समझ पाओगे। बहुत सिंपल तरीके से बताना है कौन कौन से चैप्टर है। आई होप चीज़ों के बारे में जानते भी होगे, बट इससे क्लैरिटी मिल जाती है। सो वी हैव टू यूज़ 3 मेथड्स। हमें क्या फॉलो करना है, 3 मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले कि एनसीईआरटी पढ़ो थ्योरी के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो हमारी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक है फॉर नीट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक, अगेन आई एम सेइंग, और भी अच्छी बुक्स हैं हमारे पास स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक। उसके बाद क्या करना है, आपको कोचिंग के मॉड्यूल्स और अपने क्लास नोट्स को प्रेफर करना है विद डीपर अंडरस्टैंडिंग। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ बच्चों को कि तुम अपने क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ो, बट वो क्लास नोट्स तुम्हारे अच्छे से बने होने चाहिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तभी मैं बोलूँगी कि क्लास नोट्स को कभी मत छोड़ना, क्योंकि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, कोई भी हमारा एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें हमारा सिलेबस सेम है, इसके लिए जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट होता है ना, वो इम्पॉर्टेंट भी है और हमें उसको लिमिटेड भी रखना है। क्योंकि मेजरली व्हेन वी अपीयर फॉर नीट एग्जाम हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हमें उस पर फोकस ज़्यादा करना है। तो आप लोग थ्योरी अपनी कॉन्साइज, एक्यूरेट रखिए, जिससे आप उसकी एप्लीकेशन को समझ पाए। आर वी हैव PYQs, रिलेटिव DPPs फॉर प्रैक्टिस, ये तो हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड के लिए काम आने ही वाला है कि वंस यू आर डन विद योर एनसीईआरटी,
Then you are done with your class notes. Attend the DPPs and the PYQ questions. ये तो बहुत क्लियर है, एक स्टेप वाइज मैनर बन गया ना. NCERT, class notes, DPPs and PYQ. ये फ्लो चार्ट तुम किसी भी सब्जेक्ट में फॉलो करोगे ना, उन सभी में तुम्हारा काम आने वाला है, नॉट जस्ट फॉर द केमिस्ट्री. तो आप लोग सभी में फॉलो करो इसे. नेक्स्ट वी हैव कि आपको अगर आपको लग रहा है कि आपसे ज़्यादा बैकलॉग्स हो गई है या बेसिक चैप्टर भी छूट गए हैं, तो गाइस एक्स्ट्रा टाइम तो निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एटलीस्ट 1.5 या 2 आवर्स निकालने पड़ेंगे अपने डेली बेसिस में. सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा टफ होगा, बट ऑनेस्ट तो यही है, एक ऑनेस्ट आंसर तो यही है, और सच्चाई भी यही है हमारे पास. सो यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स. मैं 1 to 2 आवर बोलूँगी, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा क्या स्कूल का शेड्यूल है, क्योंकि जब भी मैं सेशंस कंडक्ट करती हूँ, आई वॉन्ट टू नो अबाउट कि स्टूडेंट्स किस पोजीशन में है. दे आर ड्रॉपर्स, और उनका 12th चल रहा है या उनका 11th चल रहा है, और 12th और 11th है तो स्कूल से कब आते हैं. सो उसके अकॉर्डिंगली भी हमारा टाइम टेबल सेट होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर एक टाइम टेबल सेट नहीं कर सकते. बट आई वुड से कि इफ़ यू हैव बैकलॉग्स, तो आप 1 से 2 आवर डेली यूज़ करिए अपनी बैकलॉग्स के टॉपिक करने के लिए. यूजली बच्चे जो बैकलॉग्स बनाते हैं ना, वो क्लास 11th के बनाते हैं, और जो हमारे इंपॉर्टेंट भी है. तो 11th के टॉपिक साथ साथ में कवर करना ज़रूरी है, उसको ज़रूर कर लेना. नेक्स्ट की बात करते हैं हम. बहुत इजी स्टेप से जा रहे हैं. अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर एरिया से, तो आपको उसमें कॉन्फिडेंट कैसे बिल्ड करना है. यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द थ्योरी एंड देन गो फॉर द क्वेश्चंस. तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए फर्स्ट कंप्लीटिंग द चैप्टर यू फाइंड easiest chapter and the basic concept chapters. Not just the easiest, the basic concept chapters. Then move on to the tougher ones. जो थोड़े से टफ होंगे, वो टफ इसलिए ही लग रहे होंगे कि बेसिक वाले चैप्टर क्लियर नहीं है. तो पहले आपको अपने बेसिक्स से स्टार्ट करना है, देन यू कैन गो विद द टफर चैप्टर एज पर योर चॉइस. मतलब ये हर किसी के लिए टफ और इजी अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है. तो यू कैन स्टार्ट विद द वेरी बेसिक टॉपिक्स एंड द इजीएस्ट वन. एंड हाँ, अगर आपको लग रहा है कि यू वांट टू मेक नोट्स अगेन, आई वांट सजेस्ट यू टू मेक नोट्स अगेन. जो आपके पहले के नोट्स हैं आप उनको प्रेफर कर सकते हो. बट अगर आपने पहले भी नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप क्या करो, जो आपके टॉपिक्स रह गए ना, उसकी वीडियोस देख लो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो. जैसे अगर हम बात करें इन नीट आई क्वांटा, वी हैव आवर रिकॉर्डेड लेक्चर्स. काफ़ी ज़्यादा हमारे डैशबोर्ड्स पे रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हो. यू कैन एनरोल टू आवर बैचेस ऑल्सो. तो आप क्या कर सकते हो, आप लेक्चर्स को मिस नहीं करना चाहते हो, तो अपनी रिकॉर्डेड लेक्चर्स को 1.5 की स्पीड से देख लो, थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स बना लो, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व कर लो. बहुत ईजी है, राइट. Then we have to follow smart revision practice, क्योंकि once you are done with that chapter, since it's a backlog, वो chapter पहले हो चुका है, तो उसकी revision करना timely बहुत important है. So we have to make sure कि आप summary sheets बना रहे हो, short notes बना रहे हो, ठीक है, फॉर्मूला नोट्स बना रहे हो. केमिस्ट्री में तो हमारे फिजिकल चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा फार्मूला नोट्स होते हैं, तो फार्मूला शीट्स यू आर मेकिंग, देन रिएक्शन मैप्स एंड फॉर्मूला चार्ट्स, एंड you need to try to revise those notes on every Sunday, जिससे आप 2 से 3 टॉपिक को क्विकली समझ पाओ. लास्ट वी हैव प्रैक्टिस PYQs फॉर ईच बैकलॉग. अब वो तो क्या होता है, वो तो ज़रूरी है. अगर आपने एक बार उसकी थ्योरी कर ली है ना, मैं सजेस्ट करती हूँ बच्चों को कि जो आपकी बैकलॉग के टॉपिक है, वो आप एक बार थ्योरी पढ़ लो और उसका सीधा डायरेक्टली PYQ लगाओ. क्यों? क्योंकि अब अगर बैकलॉग बन गई है और टाइम भी जा रहा है, तो वी नीड टू हैव एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ PYQ कि PYQ में कैसे पूछे जा रहे हैं. तो एक बार थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद PYQ लगा लो, और जो तुम्हारे करंट टॉपिक है ना, उसकी DPPs और PYQ को सॉल्व करो. पुराने टॉपिक्स को बैकलॉग्स की थ्योरी एंड PYQ सफिशिएंट हो जाता है अगर हमारे पास टाइम लिमिट कम है तो. So you can follow that, do the last 10 years questions and analyze the trends and build concept clarity, right?
नेक्स्ट यू कैन हैव द टेस्ट ऑल्सो कि आप हर संडे मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसका एनालिसिस कर रहे हो, अपनी गलतियां फाइंड आउट कर रहे हो. सो यू नीड टू गिव टॉपिक वाइज टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फिनिशिंग वन बैकलॉग टॉपिक, और उसकी अपनी जो भी मिस्टेक्स है आप उसको रिवाइज कर सकते हो. एंड यू कैन री अटेम्प्ट आफ्टर 2-3 डेज, क्योंकि 2-3 दिन बाद अगर आप उसको दोबारा अटेम्प्ट करोगे तो बेसिकली आपकी और भी उस टॉपिक से क्लैरिटी हो जाएगी कि लाइक हाँ ये जो मिस्टेक मैंने तब की थी वो अब मैं नहीं करूँ. सो दैट्स ऑल वी हैव. This is all. We are done. And if you have any doubt, you can take help from your mentors. You can take help from your seniors. आप लोग help ले सकते हैं. और कुछ भी कहीं पे भी आपको लग रहा है कि you are wasting your time, so you can just take help from our website, that is Neat iQuanta. And thank you for that. If you have any doubt, you can contact on this number 966-7069-483. And you can follow our Instagram channel, that is Neat iQuanta. Thank you everyone. I hope this video is helpful for you to cover your backlogs. First, no need to create them. Thank you.